नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल पर आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। यह टॉपिक्स उत्तर प्रदेश जुडिशियल एग्जाम में मेंस के सेक्शन 3 में पूछा जाता है। यूपी रेवेन्यू कोड 2006 यूपी का एक लोकल लॉज है। यह लैंड लॉ है और यह जुडिशियल सर्विसेज एग्जामों के अलावा यूनिवर्सिटीज एग्जामों में भी हमेशा आते रहता है। तो आइए इस टॉपिक को हम समझने के साथ साथ याद भी करते हैं। मेरा हमेशा इस लेक्चर का उद्देश्य रहता है कि चीजों को आपको समझा के याद करा दिया जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि बहुत सारी चीज हम समझ लेते हैं, परंतु एग्जाम में वो 3 घंटे के अंडर प्रेशर में हम वही चीज परफॉर्म कर पाते हैं जो हमें लगभग याद रहता है। तो याद करना कुछ कठिन नहीं है, मैं याद करवाने में आपकी सहायता करने वाला हूँ, परंतु बिना समझे याद करने पे वो फिर स्किप हो जाता है। तो आइए हम आज के टॉपिक को समझ कर याद करते हैं, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में हम आसानी से इसे बना सकें। तो आज हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। एक सरेंडर और दूसरा एबंडनमेंट। सरेंडर का हिंदी अर्थ समर्पण होता है और एबंडनमेंट को परित्याग भी कहा जाता है। यह यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के सेक्शन 118 से लेकर 123 तक दिया गया है। सरेंडर और एबंडनमेंट। तो आइए हम एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। बहुत ही आसान है इसे समझना। सबसे पहले मैं सरेंडर शुरू करता हूँ, जिसे समर्पण कहा जाता है। तो यह यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के सेक्शन 118 में बताया गया है कि सरेंडर क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कि दोनों प्रकार के भूमिधर, मैं भूमिधरों की कैटेगरी को क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर्स बता चुका हूँ। भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट, भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट, आसामी और गवर्नमेंट लेसी, ये 4 कैटेगरी होती है टेन्योर्स की। तो जो 2 कैटेगरी है, भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट्स और भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट, ये दोनों अपने लैंड का सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर को साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि अपनी भूमि को जो है वो उसका समर्पण कर देंगे, वो सरकार को दे देंगे, सरकार के फेवर में सरेंडर कर देंगे। वो अपने सारे अधिकार छोड़ देंगे उस भूमि से, वो अपने सारे टाइटल खत्म कर लेंगे, हक छोड़ देंगे, कब्जा हटा लेंगे। इसको सरेंडर कहा जाता है। अब ये एक बड़ा ही काल्पनिक सी बात है। कभी किसी जमाने में ये हुआ करता था, परंतु वर्तमान में कौन अपनी भूमि को सरेंडर करना चाहेगा? इतनी महंगी भूमि हो गई है। एक जमाने में जब भूमि बंजर होती थी, सिंचाई की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, उस पर लैंड रेवेन्यू बढ़ा जा रहा था, एरियर बढ़ता जा रहा था, रेंट बकाया चला जा रहा था, तो उस समय लोग सरेंडर करते थे। परंतु आज यह कंसेप्ट बस पढ़ने के लिए है, लेकिन यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में अगर दिया गया है तो हमें इसे जानना चाहिए। तो सेक्शन 118 में दोनों प्रकार के भूमिधर जो है वो सरेंडर कर सकते हैं अपनी लैंड को। अब ये सरेंडर करते कैसे हैं? तो ये सरेंडर करने के लिए एक एप्लीकेशन जो है वो लैंड मैनेजमेंट कमेटी को देते हैं और उसकी एक कॉपी जो है वो तहसीलदार को दे देते हैं। ठीक है। अब इनको ये राइट मिला हुआ है कि ये चाहें, भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट और नॉन ट्रांसफरेबल राइट, तो अपनी भूमि को बाई पार्ट ट्रांसफर कर दें, मतलब संपूर्ण भूमि को भी एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं और पार्ट वाइज भी कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 118 में ये बातें बताई गई हैं कि ये जो है अपनी संपूर्ण भूमि का ट्रांसफर कर सकते हैं या किसी पार्ट का ट्रांसफर कर सरेंडर कर सकते हैं। ठीक है। सेक्शन 119 में बताया गया है कि आसामी को भी सरेंडर का अधिकार मिला हुआ है, अर्थात टेन्योर्स की जो थर्ड कैटेगरी है आसामी, वह भी अपने लैंड का सरेंडर कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि आसामी अपने लैंड को पार्ट में नहीं सरेंडर करेगा, वह टोटली सरेंडर कर सकता है, अन्यथा वह सरेंडर नहीं करेगा। यह बात यूपी रेवेन्यू कोड
2006 के सेक्शन 119 में बताया गया है। ठीक है। अब सेक्शन 120 में यह बताया गया है कि इसका इफेक्ट क्या होगा अगर ये भूमिधर या आसामी अगर सरेंडर कर देते हैं अपनी भूमि को, तो इसका इफेक्ट यह बताया गया है कि आपको जो है सरेंडर तब से माना जाएगा जब आप उस भूमि से कब्जा छोड़ते हैं। सेक्शन 120 में बताया गया है कि भूमिधर या आसामी की भूमि का सरेंडर तब माना जाएगा जब से वो जिस दिन से वो उस भूमि से अपना कब्जा समाप्त कर लेते हैं, उस दिन से उसे सरेंडर माना जाएगा। और इसके साथ ही साथ सेक्शन 121 में ये बताया गया है कि इफेक्ट ऑफ सरेंडर का ही ये पार्ट है। सेक्शन 120 में बताया गया है कि पोजीशन जब से आप छोड़ेंगे सरेंडर मान लिया जाएगा। और सेक्शन 121 में बताया गया है कि लैंड रेवेन्यू को कैसे सेटल किया जाएगा, अर्थात उस भूमि पे जो राजस्व बकाया है उसके बारे में बताया गया है 121 में। तो वहां पे यह बताने का प्रयास किया गया है कि यदि आपने सरेंडर के लिए जो एप्लीकेशन जो है वो 1 अप्रैल से पहले दिया है और सरेंडर का एवं गवर्नमेंट को जो है पजेशन जो है उसी सेम ईयर के जो है जुलाई माह से पहले दे दिया है, तब आपको जो है नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर का रेवेन्यू नहीं लगेगा। ठीक है, इसको समझिए। यदि आप एप्लीकेशन सरेंडर करने का जो है वो 1 अप्रैल से पहले दे देते हैं और पजेशन जो है वो जुलाई से पहले गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर का जो है वो आपको नहीं देना पड़ेगा रेवेन्यू। लेकिन यदि एप्लीकेशन 1 अप्रैल के बाद देते हैं और पजेशन जुलाई के बाद देते हैं, तो नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर का भी रेवेन्यू देना होगा। यदि आपने सरेंडर कर दिया तो आपका राइट और टाइटल सारा समाप्त हो जाता है और वह लैंड जो है किसी ओरिजिनल लैंड होल्डर के पास चली जाएगी। उसकी राइट और टाइटल यदि वो गवर्नमेंट का है तो वो लैंड गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, और यदि किसी व्यक्ति का है तो वह उस व्यक्ति के पास चला जाएगा। लेकिन यदि उस पर रेवेन्यू ड्यू है या ऐसा कुछ भी है एरियर वगैरह, तो उसकी लाइबिलिटी बनी रहेगी, वो आपको चुकाना ही पड़ेगा आफ्टर सरेंडर भी। तो सरेंडर के बारे में इतना है। 118 से लेके 121 तक बताया गया है। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दूं, 118 में यह बताया गया है कि दोनों प्रकार के भूमिधर जो है वो अपने लैंड को बाई पार्ट या फिर जो है होली ट्रांसफर सरेंडर कर सकते हैं गवर्नमेंट को। 119 में बताया गया है कि आसामी भी सरेंडर कर सकता है लेकिन वह पार्ट में नहीं कर सकता है। और 120 में बताया गया है कि जिस दिन से आप पोजीशन छोड़ देते हैं सरेंडर उसी दिन से माना जाता है। 121 में यह बताया गया है कि रेवेन्यू की वसूली कैसे होगी, उसका सेटलमेंट कैसे होगा। तो अगर एप्लीकेशन आपने 1 अप्रैल से पहले दिया है और सरेंडर भी कर दिया है जुलाई के पहले, अर्थात पोजीशन गवर्नमेंट को जुलाई के पहले दे दिया है, तो नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर का लैंड रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 अप्रैल के बाद एप्लीकेशन देते हैं और पोजीशन जुलाई के बाद गवर्नमेंट को देते हैं, तो फिर आपको नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर का भी लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, अबेंडनमेंट। ये इसका हिंदी अर्थ होता है परित्याग। ये जो है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के सेक्शन 122 में दिया गया है। इसमें 6 क्लॉजेज हैं, हम एक एक करके उसको समझने का प्रयास करते हैं, यह भी बहुत आसान है। तो 122 के क्लॉज 1 में यह बताया गया है कि यदि कोई भूमिधर अपनी जमीन से लगातार 3 वर्ष तक उस पर ना खेती करता हो ना उसकी लगान देता है और वो उस गांव को छोड़कर चला गया है, 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ना तो उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहा है, ना उसका रेवेन्यू दे रहा है, और वह उस गांव को छोड़ के चला गया है, उसकी जानकारी नहीं है। तो इन 3 परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि उसने उस भूमि का अबेंडनमेंट कर दिया है। ठीक है।
अब इसमें जो है हम सब इसका जो क्लॉज 2 है उसमें यह बताया गया है कि यह भूमि जो है वो सरकार के पास कैसे जाएगी, इसका प्रोसीजर बताया गया है। तो इसमें होता क्या है कि जब अबैंडनमेंट कर देता है कोई व्यक्ति, तो कलेक्टर जो है वो इसकी अथॉरिटी है। कलेक्टर इस लैंड को एक बार में 1 साल के लिए लीज पर देगा, और वह ऐसा 3 साल तक करेगा। एक बार में 1 साल के लिए लीज पर देगा, ऐसा 3 साल तक करेगा। और इस बीच सब क्लॉज सॉरी सेक्शन 122 क्लॉज 3 में बताया गया है कि इस बीच यदि कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है, कोई दावेदार आ जाता है, और वो कलेक्टर से दावा करता है कि लैंड उसकी है, तो कलेक्टर जो है उसमें बकाया रेवेन्यू वगैरह जो है उसका चुकता करवा के उसे भूमि वापस कर सकता है। क्लॉज 4 एंड 5 में बताया गया है कि यदि कलेक्टर इस दावे को स्वीकार नहीं करता है, अस्वीकृत कर देता है, तो जो अप्लीकांट है वो डिक्लेरेशन के लिए सूट ले आएगा अंडर सेक्शन 144 में। सूट लेके आएगा, यदि वहां से भी उसे रिजेक्ट कर दिया जाए तब लैंड सरकार को चली जाएगी। परंतु यदि वह सूट को अगर रिजेक्ट नहीं किया जाता है तो वह उसे लैंड दे दिया जाएगा। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ, अबैंडनमेंट जो है वो सेक्शन 122 में दिया गया है। इसमें 6 क्लॉजेज बताए गए हैं। पहले क्लॉज में 3 कंडीशन दी गई है कि यदि कोई भूमिधर अपनी जमीन से लगातार 3 वर्ष तक खेती करने से वंचित रहता है, उसका लगान नहीं देता है, उस गांव को छोड़कर चला गया है, तो वह जमीन जो है मान ली जाएगी कि उसने उसका अबैंडनमेंट कर दिया है। क्लॉज 2 में यह बताया गया है कि कलेक्टर उस लैंड को एक बार में 1 वर्ष के लिए लीज पर देगा, ऐसा वह 3 वर्ष तक करेगा। क्लॉज 3 में यह बताया गया है कि इस बीच यदि कोई दावेदार दावा करता है, तो कलेक्टर जो है पूरी तहकीकात कर लेगा, कोई लैंड रेवेन्यू वगैरह बकाया है तो उसे जमा कराकर लैंड उसको दे सकता है। परंतु यदि कलेक्टर रिजेक्ट कर देता है, तब वह सब क्लॉज 4 एंड 5 के अंतर्गत वो सेक्शन 144 में इसका दावा कर सकता है सिविल कोर्ट में, और वहां से दावा अगर मान लिया जाता है तो उसे लैंड वापस की जाएगी। अदरवाइज वहां से दावा अगर खारिज कर दिया जाता है तो लैंड सरकार को चली जाएगी। अब इसका इफेक्ट क्या होता है अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन को अबैंडनमेंट कर दे, तो इफेक्ट इसका सेक्शन 123 में दिया गया है। इसमें जो है क्लॉज क में बताया गया है कि जोत समस्त भारों से मुक्त राज्य सरकार में निहित हो जाएगी, आपकी लैंड चली जाएगी गवर्नमेंट को। दूसरा बताया गया है कि ख में बताया गया है कि लैंड होल्डर का टाइटल खत्म हो जाएगा, पोजीशन खत्म हो जाएगा, कब्जा और स्वत्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। और ग में यह बताया गया है कि यदि कोई रेवेन्यू ड्यू है उस लैंड पे, तो वो लाइबिलिटी नहीं खत्म होगी आपकी सर, अबेंडनमेंट के बाद भी वो लाइबिलिटी बनी रहेगी। और उसके बाद यह बताया गया है कि सेक्शन 124 में कि एसडीओ जो होते हैं वो इस अबेंडनमेंट वाली भूमि को ग्राम पंचायत को दे देंगे, और ग्राम पंचायत फिर इसे किसी दूसरे टेन्योर होल्डर को दे सकता है। तो अबेंडनमेंट में हमने सेक्शन 122 देखा, इसके इफेक्ट 123 में देखे, और एसडीओ ग्राम पंचायत को इस जमीन को दे देगा 124 में हमने इसे देखा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आशा करता हूँ कि यह लेक्चर आपको समझ आया होगा, और आपके कोई क्वेरी हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। कल मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल पर बने रहिए, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी लेक्चर मिस न होने पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।